प्रिय बच्चों, इसके पहले हम जो ग्लूकोज का विखंडन का पथ बताए थे, इस वीडियो से पहले जो नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। जितना मुख्य बात है श्वसन का उसी में बताया गया है। अभी हम मानव श्वसन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, अभी हम बताएंगे मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमको कुछ उसकी जो चित्र है, आरेख है, जिसमें श्वसन तंत्र के सभी भाग को दिखाया गया है, समझना है। तो ये आपके नासाद्वार, जिससे यह मंडल से ऑक्सीजन या हवा को हम लेते हैं, ये मुख है। एक श्वसन नली है, यहाँ कंठ है, या जो होता है फेफड़ा के ऊपर का भाग जो सुरक्षा प्रदान करता है वो पसलियां हैं। फिर इसके अंदर असंख्य फुसफुस होती है, फिर कोशिका है। इतना काम, और यह जो कोशिका का अलग से चित्र दिया गया है, कोशिका श्वसन निकाय। तो हम इस सभी अंगों के तालमेल से अपनी श्वसन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, श्वसन क्या है। तो श्वसन एक मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र एक जटिल अंग प्रणाली है। मानव श्वसन एक जटिल अंग प्रणाली है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है तथा CO2 को बाहर निकालती है। यहां आप देखेंगे मानव श्वसन तंत्र एक जटिल अंग प्रणाली है। यानी अंग प्रणाली कहने का मतलब है इसमें बहुत सारे अंग एक समन्वय रूप से काम करते हैं, जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना, यानी हमारे शरीर को ऑक्सीजन देना और CO2 को बाहर निकालना। तो अगर आप गौर से ध्यान से हमारी बातों को सुने तो इसमें मुख्य जो बात है O2 को लेना और CO2 को निकालना। रियल में यही जो है मुख्य रूप से श्वसन है। लेकिन आप कैसे जानते हैं, किस तरह समझेंगे कि ऑक्सीजन जब नाक द्वारा अंदर लिया जाता है, वह ऑक्सीजन अंदर जाके क्या होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो मुख्य रूप से हमें यह समझना है कि ऑक्सीजन जब नाक द्वारा हम लेते हैं तो वह अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद निकलते समय कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलती है? अगर कोई बच्चा या बच्चे इस बात को समझ गया कि ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलता है, तो ध्यान से सोचिए। जैसे ही आप समझ गए और जान गए कि ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलता है, तो लगभग आप श्वसन प्रक्रिया को पूरी तरह समझ जाएंगे। तो अभी हम इस चित्र से और इस सारी प्रक्रिया को आपको समझाएंगे। सबसे पहला बात, हमारे जो श्वसन तंत्र का मुख्य नासाद्वार है, इसके द्वारा हम ऑक्सीजन मिला हुआ या हवा कहिए नाक द्वारा लेते हैं। नाक हमारा इस तरह से व्यवस्थित है। नाक में दीर्घरोम होता है और श्लेष्मा। दीर्घरोम कुछ बड़े कणों को रोक देता है और श्लेष्मा एक लिक्विड पदार्थ है जो सूक्ष्म कण उसमें घुल जाते हैं।
उसके बाद जो हवा होती है अधिकांश रूप से निस्यंदित हो जाती है, निस्साफ हो जाती है। उसके बाद यह हवा प्रवेश करता है हमारी श्वसन नली से, और श्वसन नली के बाद यह पहुंचता है फेफड़ा में। तो यहां तक ये क्लियर, ये पहुंचता है हमारे फेफड़ा में। फेफड़ा जो है हमारे श्वसन अंग का मुख्य पार्ट है, और यह फेफड़ा महीन महीन छिद्र, जिसको हम वाहिकाएं भी कह सकते हैं, असंख्य मात्रा में महीन महीन छिद्र से बना हुआ आकृति है। और जितना भी महीन छिद्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फुसफुस कहते हैं। जब नाक के द्वारा हम हवा को लेते हैं, वह हवा जब हमारे फेफड़े में प्रवेश करती है तो जो असंख्य मात्रा में फुसफुस है, हवा, पूरी हवा उस फुसफुस में भर जाती है। फुसफुस के अंतिम शिरा में कुपिका पाई जाती है, और यह कुपिका रक्त से पूरी तरह डूबी रहती है, रक्त से पूरी तरह डूबी रहती है। और जैसे ही फुसफुस हवा से भरा है और हवा का अंतिम सिरा, वह हवा जब हमारी कुपिका में प्रवेश करती है तो वह रक्त से डूबा है, उसमें हेमोग्लोबिन है, और वह हेमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। और वह ऑक्सीजन घुला हुआ रक्त हमारे हृदय के बाएं निलय में जाता है, वहां से प्रकुंचन दाब होती है और धमनी से सीधे पहुंच जाता है हमारी कोशिका में। फिर ध्यान दीजिए, जब वह कोशिका में पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका में हम बताए थे ग्लूकोज का विखंडन का पथ, कोशिका द्रव में पाइरूवेट का निर्माण होता है। उसके बाद जो पाइरूवेट है वह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा विघटन होता है। और जब ग्लूकोज का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसी क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और कुछ अनावश्यक व्यर्थ पदार्थ, जिसको नाइट्रोजनी पदार्थ कहा जाता है, उसका निर्माण होता है। एटीपी हमारे शरीर की जैव प्रक्रम को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी से हमारी शरीर क्रिया करती है। नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है वह पदार्थ हमारे पेट में पहुंच जाता है और उत्सर्जन के रूप में या मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये ग्लूकोज का विघटन के बाद जो CO2 बनता है, यह CO2 फिर रक्त के माध्यम से हमारी फेफड़ा की कुपिका में आता है, और कुपिका उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है और नाक के माध्यम से वह हमारे यौमंडल में चला जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र। और इसका कार्य है, अंग की प्रणाली है, इसका कार्य है ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना। तो इसको आसानी से अगर हम बोर्ड का एग्जाम में इस प्रश्न को लिखते हैं तो हमारा प्रश्न एकदम बहुत सामान्य है, इसको हम बहुत कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर पूछे 5 अंक में पूछता है, मानव श्वसन तंत्र को सचित्र वर्णन करें, और इसका मार्क होता है 5। ऐसा अगर प्रश्न आएगा बोर्ड में, आता है, रिपीट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र, तो सबसे पहले हम श्वसन क्या है लिखेंगे, क्या है। तो यहां पर लिखा गया है, श्वसन तंत्र एक जटिल अंग प्रणाली है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, और रासायनिक क्रिया के उपरांत जो कोशिका में ग्लूकोज का विघटन होता है, CO2 गैस को फिर
कोशिका में आता है और कोशिका उसको अवशोषित करके निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है श्वसन क्या है। श्वसन के बाद हमको चित्र बनाना है, चित्र तैयार करना है। चित्र में नसा द्वार, मुख, फुसफुस, कोशिका को, श्वसन नली, कंठ, पसली, इस सब को दर्शाना है। और दर्शाने के बाद हमको लिखना है श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करें। और उसके बाद हमें एक सीरियल से शुरू करना है, जिसको हम अभी बताए हैं, लेकिन फिर एक क्रम बाय क्रम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक सामान्य बच्चा भी आसानी से इसको समझ सके। तो सबसे पहले आपको लिखना है नसा द्वारा वायुमंडल से हम लोग हवा को लेते हैं और वह हवा में कुछ धूलकण या अशुद्धियां होती है। उस धूलकण और अशुद्धियों को हमारे नाक में उपस्थित रोम और श्लेष्मा निस्यंदित कर देता है, यानी जितना संभव है हवा को फ्रेश कर देता है। उसके बाद हवा हमारे श्वसन नली से फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा एक गुब्बारे की तरह एक बहुत जटिल आकृति है, जिसमें असंख्य छिद्र युक्त फुसफुस पाई जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, पूरा फेफड़ा ऑक्सीजन से या हवा से भर जाएगा, लेकिन उसके अंतिम सिरा में होगा कोशिका। अब कोशिका क्या करेगा कि उस ऑक्सीजन को सोख लेगा और रक्त के माध्यम से वह फेफड़ा के बाद वह रक्त हमारे हृदय में जाता है और हृदय के जो बायां निलय है उसके प्रकुंचन दाब से वह धमनी से होते हुए हमारे कोशिका में प्रवेश करता है। कोशिका में प्रवेश करने से पहले कोशिका द्रव्य, आपको पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि वहां पर ग्लूकोज का विघटन होता है और पायरुवेट बनता है। उसके बाद का जो चरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहां का ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है ऑक्सीजन द्वारा। और जैसे ही ग्लूकोज का विघटन होगा, उसी क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एटीपी ऊर्जा, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और एक एटीपी ऊर्जा हमारा शरीर अपने जीव परिक्रम को पूरा करने के लिए प्रयोग करता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो हमारे लिए उत्सर्जन हानिकारक पदार्थ है, और जो नाइट्रोजनी पदार्थ बना वह हमारे वृक्क में चला जाएगा। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस धमनी से हमारी फेफड़े में, हृदय में आएगी, हृदय के बाद फेफड़ा में आएगी। तो फेफड़ा की यही कोशिका जो है उसको अवशोषित करेगा और अवशोषित करने के बाद वह हमारे नाक से बाहर निकल जाएगा। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वह सीधे इस पर क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो जितना इसके बारे में हम बताए हैं वह श्वसन तंत्र का चित्र के साथ वर्णन करना आप आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा प्रश्न है जो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कोशिका क्या है? हमारा प्रश्न बन सकता है पहला, कोशिका क्या है? तो ये बहुत आसान है, सभी बच्चों अगर ध्यान दे तो बहुत आसान है। तो आपको बताए हैं कोशिका हमारे फेफड़े में जो फुसफुस होती है, फुसफुस के अंतिम सिरा में कोशिका होता है। वह कोशिका रक्त से डूबा होता है। उसका मुख्य काम है कि आने वाली हवा से नाक के द्वारा प्रवेश करने वाली हवा को में जो ऑक्सीजन है उसका अवशोषित करना और रक्त में मिलाना, और फिर वापस जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आता है उस रक्त को जो उसमें उपस्थित CO2 है उसको निकालकर नाक के द्वारा बाहर निकालना। तो कोशिका के कार्य है ऑक्सीजन को अवशोषित करके रक्त के माध्यम से कोशिका में पहुंचाना, और फिर उसका दूसरा कार्य है जो रक्त में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोशिका में आती है
उसको अवशोषित करके नाक के माध्यम से बाहर निकालना। फिर यह श्वसन नलिकाएं क्या है पूछा जा सकता है। तो यह जो नलिकाएं हैं रक्त की एक वाहिकाएं की जाल होती है जिसमें भरपूर मात्रा में रक्त पाया जाता है, और यही जो वही श्वसन निकाय है या इसमें हेमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। तो इसका कार्य है सिर्फ ऑक्सीजन को अवशोषित करना। फिर मुख का काम की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुपिका कोश महत्वपूर्ण है। तो अभी आप अगर ध्यान दें इस पर, तो इसका जो प्रश्न है बहुत आसान है और इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसकी जो जटिल प्रक्रिया है जो इसके तीसरे वीडियो में हम बताएं उसको जरूर देखिएगा। कुछ विशेष बात जो ये फुसफुस है, दूसरा क्वेश्चन अगर हम बताएं कि अगर सारे फुसफुस को, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, एक अगर आयत का इतना बड़ा आयत का क्षेत्रफल को अगर हम बेलन के रूप में बदलें तो कितना पतला हो जाएगा। यह दिख रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, लेकिन इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन ये इतना छोटा आयतन में अट जाएगा, यह छोटा आयतन में नहीं अटेगा। तो जो हमारी फुसफुस है उसकी सारी वाहिकाएं को अगर हम फैला दें तो 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ढक जाएगा। तो इसलिए जो मानव श्वसन की जो फेफड़े की या बनावट है वह इस तरह से है कि एक छोटा सा भाग में हमारा जो फुसफुस व्यवस्थित है, लेकिन इसमें 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बराबर ऑक्सीजन लेने की क्षमता है। 80 वर्ग मीटर ऑक्सीजन लेने की क्षमता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे और इस पर और कोई विशेष इस पर प्रश्न आ सकता है। मनुष्य में, जैसे मनुष्य में एक प्रश्न आता है कि हमारी जो फेफड़ा है फुसफुस वह किस तरह से व्यवस्थित है कि हमें जरूरत जितना चाहिए ऑक्सीजन मिल जाता है। इसको यही हम बताए हैं कि यह बेलन के रूप में व्यवस्थित है, लेकिन अगर इसको फैलाया जाए तो 80 वर्ग मीटर का एरिया को ढकने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इसलिए हमारे फेफड़े को जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतना मिल जाती है। एक प्रश्न आता है इसमें, बार बार पूछता है कि स्थलीय जीव और जलीय जीव में, स्थलीय जीव जलीय जीव के अपेक्षा श्वसन प्रक्रिया में ज्यादा बेहतर है। तो इसका आंसर होगा कि स्थलीय जीव की जो श्वसन अंग है इतनी व्यवस्थित होती है फुसफुस और कुपिका में कि वह बहुत आराम से अधिक ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर वही जीव अगर जलीय है तो वह उतनी ऑक्सीजन, क्योंकि अगर मछली को हम लेते हैं तो मछली में गिल है और गिल के माध्यम से वह पहले जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, तब वह अपने अंदर उसको प्रवेश करती है। तो जो स्थल पर रहने वाला जीव का फेफड़ा है वह इस तरह से व्यवस्थित है कि वह आसानी से अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूरा कर सकता है, लेकिन उतनी आसानी से जलीय जीव अपनी श्वसन प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता है। इसमें और एक प्रश्न आता है, अगर तीसरा प्रश्न आएगा तो उसका जवाब हम तीसरे वीडियो में दिए हैं। थोड़ा सा और भी बता देंगे अभी। ग्लूकोज का विखंडन का पथ का आरेख बताइए, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो उसका 3 चरण हम बताए थे कल, उस वीडियो में पूरा आंसर दिया हुआ है, उसको हम बताए हैं। एक बार उसको देखिए, वो आंसर थोड़ा सा बता देते हैं कि ग्लूकोज का विखंडन का 3 पथ है। पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा ऑक्सीजन की अभाव और
तीसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। पहले स्टेप में जो आरेख है अनुपस्थिति है, तो ईस्ट नामक जीवाणु में होता है और उसमें एथेनॉल और CO2 और ऊर्जा का निर्माण, बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन अभाव की परिस्थिति में, कल इसके पहले हम बहुत अच्छे ढंग से उसके समझाए, वीडियो को जरूर देखें। अभाव की स्थिति में जो ग्लूकोज है उसका अधिकांश हिस्सा लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और वही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में दर्द और सूजन पैदा करता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ग्लूकोज का विघटन होता है, वह इसका तीसरा पथ है। उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और 38 ATP, सबसे ज्यादा ATP का निर्माण होता है और वह हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये अगर प्रश्न आए कि ग्लूकोज का विखंडन का आरेख बनाएं, तो इसके पहले वाला वीडियो में हम उसका आरेख बना दिए हैं और अच्छे ढंग से बता दिए। फिर अब श्वसन तंत्र खत्म होने के बाद आप याद रखिए, अब हमारा जीव प्रक्रम लगभग अंतिम में जा रहा है। जिस दिन हम इसको खत्म करेंगे, BSCB बिहार बोर्ड का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सीरियल नंबर से सब क्वेश्चन को समझाएंगे और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसमें मुख्य रूप से मानव हृदय की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करेंगे। और इस पर इतना ही ध्यान रखें, इसको अच्छा से डायग्राम को बनाएं, इसको समझें और ये परिभाषा दें। और जिस तरह हम इसको बताएं, इसमें कोई एकदम आसान है। यहाँ से आएगा रक्त फेफड़ा में, फेफड़ा असंख्य फुसफुस के सघन जाल से बना हुआ है जो ऑक्सीजन के लिए अधिक क्षेत्रफल प्रदान करता है और उसमें महीन महीन छिद्र के रूप में फुसफुस होती है, वह ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। उसके अंतिम में कुपिका होता है, कुपिका में श्वसन इकाएं होती है जो ऑक्सीजन को सोख लेती है, फिर वह हृदय को भेजती है, हृदय से कोशिका में जाता है, कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुल के फिर कुपिका में आती है और कुपिका से नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है। तेज श्वसन प्रक्रिया है, इसमें कोई जटिलता नहीं, एकदम आसान है। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखें और चित्र के साथ अभ्यास करेंगे तो बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं। प्रिय बच्चों, इसके बाद हम मानव हृदय, चित्त और उसका क्रिया विधि को समझाएंगे। थैंक यू। फिर जस्ट हम कुछ समय के बाद या कल मानव हृदय का सचित्र वर्णन और उसकी क्रिया विधि को आपको